श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस बड़े वैश्विक बदलाव की जो इजराइल ईरान युद्ध के बीच धीरे धीरे दुनिया के सामने खुलकर दिखाई देने लगा है दोस्तों। क्योंकि दशकों तक दुनिया जिस पश्चिमी एकता को एक सैन्य मजबूत और कूटनीतिक ब्लॉक मानती रही, वही एकता अब दरकती हुई दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में देखने को मिला, जहां जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे यूरोप के 3 बड़े देशों के राजदूतों ने ईरान युद्ध को लेकर अपने अपने देशों की स्थिति स्पष्ट कर दी। और इन बयानों से साफ हो गया कि इस बार यूरोप अमेरिका के साथ आंख बंद करके खड़ा होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पिछले लगभग 8 दशकों से दुनिया ने यही देखा है कि जब भी अमेरिका ने किसी युद्ध में कदम रखा तो नाटो के नाम पर यूरोप उसके पीछे खड़ा हो गया। चाहे वह 1990 का खाड़ी युद्ध हो, 2001 में अफगानिस्तान पर हमला हो या फिर 2003 में इराक युद्ध। इन सभी संघर्षों में अमेरिका और यूरोप एक संयुक्त सैन्य गठबंधन की तरह दिखाई दिए। लेकिन इस बार ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को वह व्यापक पश्चिमी समर्थन नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और यही कारण है कि अब अमेरिका खुद को कूटनीतिक रूप से एक तरह के द्वीप यानी आइसोलेटेड स्थिति में पाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान युद्ध जर्मनी का युद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोप में पहले से ही यूक्रेन युद्ध चल रहा है जो हमारी सीमाओं के बिल्कुल करीब है, और ऐसे समय में जर्मनी किसी नए युद्ध में कूदना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, लेकिन जो कुछ अभी ईरान में हो रहा है वो भी समझ से परे है। जर्मनी की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा संकट है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही यूरोप, खासकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति के संकट से जूझ रही है। और अगर ईरान के साथ युद्ध और बढ़ता है तो इसका सीधा असर तेल और गैस सप्लाई पर पड़ेगा, जिसे जर्मनी ने साफ शब्दों में एनर्जी सुसाइड यानी ऊर्जा आत्महत्या तक कहा है। जर्मनी का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान में उलझा रहेगा तो इससे रूस को रणनीतिक फायदा मिलेगा और यूरोप की सुरक्षा और भी कमजोर हो सकती है। इसी कारण जर्मनी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह ईरान युद्ध में अपनी सेना या हथियार नहीं भेजेगा। वहीं दूसरी ओर इटली के राजदूत एंटोनियो बार्टोली ने भी अमेरिका को एक तरह से आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि इटली इस युद्ध का हिस्सा नहीं है और न ही बनना चाहता है। You know, we have really Italy and India have the same priorities in this war, which is encourage the parties to de-escalation, diplomatic dialogue, pacification. So to stop the war as soon as possible. Second, we are taking care, as you are doing, of the thousands of Italian fellow nationals in the Gulf region and abroad. Also here, you know, 1,500 tourists were stuck in Maldives, for example. So we are not only talking about the theater of war. उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इसे रोकने के लिए बिना सोचे समझे सैन्य कार्रवाई करना अंतरराष्ट्रीय कानून और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इटली अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी मानवीय और तकनीकी सहायता के लिए करेगा, न कि किसी हमले के लिए। यानी कि इटली ने साफ कर दिया कि वह सीधे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। स्पेन की स्थिति इससे भी अधिक स्पष्ट और भावनात्मक रही है दोस्तों। स्पेन के राजदूत हुआन एंटोनियो मार्चपुयो ने कहा कि यह युद्ध अगर बढ़ता है तो यह रूस यूक्रेन युद्ध जैसी तबाही दोहरा सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने भी इसराइल की कार्रवाई को फ्लैग्रेंट इलीगलिटी यानी स्पष्ट रूप से अवैध करार दिया है। स्पेन ने तो यहाँ तक कदम उठाया कि उसने इसराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और लगातार शांति की अपील कर रहा है। यानी स्पेन का साफ संदेश है कि युद्ध को नहीं बल्कि शांति का मौका दिया जाना चाहिए। यूरोप के भीतर केवल ये 3 देश ही नहीं बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन जैसे प्रदेश
भी इस युद्ध को लेकर पहले की तरह उत्साहित नहीं दिख रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे से बाहर है और पेरिस इसे मंजूरी नहीं दे सकता। हालांकि फ्रांस ने खाड़ी क्षेत्र के पास अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए, लेकिन उसका उद्देश्य हमला करना नहीं बल्कि अपने हितों और सैनिकों की सुरक्षा करना है। ये तब है जब ईरान के इरबिल में स्थित फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद फ्रांस ने अपनी पूरी भूमिका रक्षात्मक बताई है। दूसरी ओर ब्रिटेन, जिसे लंबे समय से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी या जूनियर पार्टनर माना जाता रहा है, वो भी इस बार पूरी तरह युद्ध में कूदने से हिचक रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट कहा कि ब्रिटेन ईरान पर हुए शुरुआती हमले में शामिल नहीं था और फिलहाल इस युद्ध में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। We will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbors. यहाँ तक कि हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया सैन्य अड्डे के इस्तेमाल को लेकर भी ब्रिटेन ने पहले हिचक दिखाई और बाद में सीमित सहमति दी, जिससे साफ है कि अब लंदन भी वॉशिंगटन के हर फैसले पर तुरंत हाँ कहने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने नाटो के भीतर भी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने संतुलित बयान देते हुए कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो उसकी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन नाटो को इस युद्ध में शामिल करने की कोई भी योजना नहीं है। यानी नाटो की भूमिका केवल अपने सदस्य देशों की सुरक्षा तक सीमित रखी जा रही है। वो ईरान के खिलाफ किसी आक्रामक सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहता। ये स्थिति अमेरिका के लिए असहज जरूर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि अगर अमेरिका नाटो के लिए 100% खड़ा रहता है तो यूरोप को भी अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ट्रंप के बयानों और उनकी नीतियों ने यूरोप में असंतोष भी पैदा कर दिया है, खासकर तब जब ट्रंप ने नाटो देशों से ज्यादा सैन्य खर्च करने की मांग की और कई बार सार्वजनिक मंचों पर यूरोपीय देशों को अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड विवाद ने भी यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार पैदा कर दी। जब अमेरिका ने डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर नियंत्रण करने की बात की तो पूरे यूरोप को यह संदेश गया कि अमेरिका अब साझेदार की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह व्यवहार कर रहा है। और यही कारण है कि यूरोप अब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देने लगा है और वो अमेरिका की हर सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनने से बचना चाहता है। इसके अलावा यूरोप पिछले 2 दशकों से युद्ध की कीमत भी चुका चुका है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान संघर्ष और अब यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को शरणार्थी संकट, आतंकवाद और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यूरोप अब किसी नए युद्ध में कूदने से बचना चाहता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की बदलती भू राजनीति भी यूरोप को नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि अब वैश्विक शक्ति संतुलन केवल अमेरिका और पश्चिम तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन, रूस और भारत जैसे देश भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में भारत के साथ 2 दशक से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि यूरोप अब अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों को भी विविधता देना चाहता है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिमी एकता अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अमेरिका और इजराइल सैन्य रूप से भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर वे खुद को अपेक्षाकृत अकेला महसूस कर रहे हैं। यूरोपीय देशों का संदेश साफ है कि वे अमेरिकी युद्ध की कीमत अच्छी तरह जानते हैं और अब उसे दोहराना नहीं चाहते। हालांकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि यह देखना बाकी है कि जब ये युद्ध समाप्त होगा तब अमेरिका और यूरोप के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे और क्या नाटो पहले की तरह एकजुट रह पाएगा या नहीं। फिलहाल इतना तो तय है कि दुनिया की भू राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या सचमुच पश्चिमी एकता कमजोर हो रही है या यह केवल एक अस्थायी मतभेद है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।